आपका वो भी हो गया विद्युत वाहक बल। अब पढ़ेंगे धारा का अनुगमन वेग यानी ड्राइव वेलोसिटी ऑफ करंट। धारा हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि ज्यादातर हिंदी लोग कम बोलते हैं, इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि देश की भाषा हिंदी है, फिर भी इंग्लिश बोली जाती है। देश की भाषा हिंदी है, फिर इंग्लिश को इतनी क्यों महत्व दी जाती है? आजकल इसको पीछे कर दिया गया। जो कि राष्ट्रभाषा हिंदी है, आज उसी को ही पीछे कर दिया गया है, और जो ही हमारे देश पे शासन किए उन्हीं की भाषा छीनकर उन्हीं की भाषा अपना रहे हैं। कभी कभी हंसी आती है कि नाम तो रख दिए हैं, भाषा तो कर दिए हैं, इंडिया की भाषा हिंदी है, लेकिन अपनाते ज्यादातर क्या है? इंग्लिश है। क्या ये नहीं जरूरी है? क्या हिंदी नहीं जरूरी है? राष्ट्र भाषा किस लिए रख दी हो हिंदी? या छोड़कर क्या कर दो, इंग्लिश रख दो, हिंदी को हटा दो। जब अपने हर देश का जो भाषा होता है, अलग अलग भाषा होती है, वो अपने देश में सभी देश क्या करते हैं? लागू करते हैं। लेकिन हमारा एक ऐसा देश है कि अपने भाषा को छोड़कर इस पे जा टिके हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये भी भाषा गलत है, लेकिन जब राष्ट्रभाषा हिंदी है तो ज्यादा ये क्यों नहीं बोली जाती है? ज्यादा क्यों इसकी महत्व दी जाती है? बोलना हर भाषा आनी चाहिए, यानी हर भाषा सीखो, लेकिन आपका राष्ट्रभाषा हिंदी है तो हिंदी को ज्यादा ही महत्व दो। आजकल दुनिया क्या कर रही है? ज्यादा इसको महत्व दे रही है, तो क्यों रखे हो राष्ट्रभाषा हिंदी? भाषा को चेंज कर दो, इंग्लिश रख दो। इस इंग्लिश की वजह से क्या कर रही है? ये दुनिया बिगड़ती जा रही है। जो हमारी संस्कृति थी हिंदी, जो संस्कृति हमारी हिंदी थी, जो उसमें एक मिठास था, वो बदल गया है और इस कड़वी भाषा में लाकर दे दिया गया। इसी भाषा के जो जनक थे, यानी इसी भाषा के जो लोग थे, उन्होंने ही हमारे देश पर शासन किया, उन्होंने ही हमारे देश को बिगाड़ा। उसी का भाषा आजकल अपनाया जाता है। क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों? जो इंग्लिश में टैलेंट है, पढ़ रहे हैं, उनको बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप एक भारतवासी हो। जब आपकी संस्कृति हिंदी है, यानी संस्कृति आपकी हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो ज्यादातर इंग्लिश को महत्व क्यों दी जाती है? हिंदी क्यों नहीं दी जाती? आजकल हिंदी में जो पढ़े होते हैं उतना टैलेंट नहीं माने जाते हैं, जबकि 2 अक्षर इंग्लिश बोल दिया जाता है तो उसको माना जाता कि हाँ, ये बंदा बहुत ही टैलेंटेड है। क्या हिंदी आपकी एक भाषा नहीं है? क्या यही इसी को महत्व दी जा सकती है? हिंदी पढ़ने वालों को बच्चों को कभी नौकरी जल्दी नहीं मिलती है, इंग्लिश पढ़ने वाले को बच्चों को जल्दी से नौकरी मिल जाती है। क्यों? हमने बचपन से सीखा है कि हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो क्या हम हिंदी को छोड़कर इस अपनाएं, इंग्लिश को अपना लें? ये मैं नहीं कहती हूँ कि इंग्लिश को मत बोलो, लेकिन इंग्लिश को उतनी महत्व देनी चाहिए जितनी की हिंदी को उतनी महत्व देनी चाहिए जितनी की आप इसको दे रहे हो। इसके जगह पर आप इसको दे रहे हो और कहते हो कि हम देश की भारत में रहते हैं। भारत में रहते हो, जब उसकी भाषा का कदर नहीं करते हो, दूसरे देशों की भाषा अपनाते हो। किस देश के आप वासी हो? इंग्लैंड के या इंडिया के? तो इन सबको बवाल छोड़ो। मैं तो इसे ही पूजती हूँ और हमेशा इसे ही पूजती रहूंगी। हिंदी मेरा राष्ट्रभाषा है और इसी का गान गाऊंगी और इसी का गुणगान करूंगी। इसका मतलब नहीं कि इंग्लिश थोड़ा डिफिकल्ट, नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होती है। यदि थोड़ा आप मेहनत करो तो इस भाषा को कोई बड़ी बात नहीं है, सीख सकते हैं। लेकिन हमारा भाषा ये है और हिंदी पढ़ना मेरा काम है, क्योंकि राष्ट्रभाषा मेरी ही हिंदी है। कोई भी कुछ कहे, कुछ भी कहे कि हाँ इंग्लिश थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए पढ़ना नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। जो मेरा भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी है, मैं हमेशा उसी को अपनाऊंगी। अपने भाषा को छोड़कर दूसरे की देश की भाषा को मैं नहीं अपनाऊंगी, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले। जिस देश में रहती हूँ, जिसकी नमक खाती हूँ, उसी पर चलूंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो
आप लोगों की मर्जी, आप जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, लेकिन मैं हिंदी में ही पढ़ूंगी चाहे जो हो जाए, क्योंकि मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी है। गुणगान इसी की करूंगी क्योंकि पैदा ही इंडिया में हुई हूँ, न कि इंग्लैंड में हुई हूँ। जो मेरा भाषा है मैं उसको मान दूंगी, सम्मान दूंगी पूरे जोश और होश के साथ, चाहे कोई मेरे साथ रहे या ना रहे। तो हम किस टॉपिक में थे, कुछ ज्यादा बोल गई। धारा का अनुगमन वेग क्या होता है? धारा का अनुगमन वेग क्या होता है? धारा तो आपने कभी देखा नहीं, तो कैसे जानोगी कि धारा में कौन ऐसी चीज है जो कि फ्लो करती है? ठीक है, तो हमने कल्पना किया, क्या हमने नहीं, सभी ने कल्पना किया कि धारा में एक ऐसी चीज है, क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। ओनली इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या उसी की बात कर रही हूं। एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, क्या एक मोशन में चक्कर लगाते हैं। ये आपका हुआ, जैसे कि केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो। केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो क्या कि केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो कि जो उसके अंदर नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके नाभिक के अंदर स्थित होते हैं, एक प्रबल बंध द्वारा बंधे होते हैं, ये जल्दी आपस से बाहर नहीं निकलते। और जो ये आपका चक्कर लगा रहा है एक केंद्र के मोशन की तरह वृत्तीय गति में, इलेक्ट्रॉन एक कमजोर बंध से बांधा होता है। तो इसका एक अभिकेंद्र है, यानी अपने केंद्र में ही चक्कर लगाता है, इसका ये कंडीशन है। ठीक है, और जो आपका स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो इस तरह यहां से शुरू किया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे किया, ऐसे, यानी यहां से शुरू किया था और ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आकर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ठीक है, ये आपका है फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या। तो आप धारा का अनुगमन वेग क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से चली, यहां गई, यहां गई, यहां गई, यानी इनका एक कंडीशन है, इनका एक गुण है कि ये अब इनका अभिकेंद्र नहीं होता है, ये एक मोशन में चक्कर नहीं लगाती हैं, ये इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इनका कोई पता नहीं है। और इस इलेक्ट्रॉन का क्या एक मोशन है, यानी अपने ही ऑर्बिटल में चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, ये अपने ही कक्षक में चक्कर लगाती रहती हैं, लेकिन इनका देखो, ये कोई इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसके कोई अभिकेंद्र नहीं है, ये इसका कंडीशन है। ठीक है, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन गई यहां, फिर यहां गई, यहां ये इलेक्ट्रॉन गई, फिर यहां से आई ये इलेक्ट्रॉन, फिर गई यहां, 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 यहां और यहां। यहां देखना कि लगातार ये यहां गई और एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, आपस में टक्कर हो रही है। क्या हो रही है? टक्कर हो रही है। तो आप कह सकते हो धारा का अनुगमन वेग क्या होती है कि दो फ्री इलेक्ट्रॉन के सतत लगातार, यानी दो फ्री इलेक्ट्रॉन के सतत मतलब क्या होती है? लगातार टक्कर करने से प्रवाहित धारा को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। इतनी बात क्लियर। हम ये कह सकते हैं क्या कि दो फ्री इलेक्ट्रॉन के सतत टक्कर को ही क्या कहते हैं? दो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, यानी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, दो स्वतंत्र सतत मतलब लगातार, सतत इलेक्ट्रॉन के टक्कर को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। ये आपका परिभाषा हुआ।
यह अभिकेंद्रक पर निर्भर नहीं करता, इसका एक मोशन नहीं होता है, ये चाहे जिस डायरेक्शन में जा सकते हैं, ये इस डायरेक्शन में फिर इस डायरेक्शन में फिर इस लेकिन इसका एक अभिकेंद्रक होता है, यानी अपने ही ऑर्बिटल में क्या करता है, अपने ऑर्बिटल को छोड़कर जल्दी जाता नहीं है, अपने ही एक मोशन में चक्कर 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 लगाता रहता है। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये इससे अलग होती है। ठीक है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, यहाँ गई, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिले, दोनों के बीच टक्कर हुई कि नहीं हुई, तो उसी लगातार टक्कर होने की वजह से जो टक्कर हुई है उसे ही धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि दो फ्री इलेक्ट्रॉन के, दो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के टक्कर को, दो स्वतंत्र सतत इलेक्ट्रॉन के टक्कर को ही क्या कहते हैं, धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखना कि इसका जो परिभाषा लिख लीजिए अच्छे से कि धारा का अनुगमन वेग क्या होता है। तो इसका परिभाषा होगा, परिभाषा दो स्वतंत्र सतत इलेक्ट्रॉनों के टक्कर, दो सतत इलेक्ट्रॉनों के टक्कर से उत्पन्न दो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के सतत, दो स्वतंत्र सतत इलेक्ट्रॉनों के टक्कर से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों के बीच औसत वेग ही धारा का अनुगमन वेग कहलाता है। धारा का अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, इसे BD से प्रदर्शित करते हैं। यानी BD इक्वल्स 0 प्लस B/2, यानी BD अपान क्या हो गया, B/2। यही आपका इसका फार्मूला होगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गई और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन थी। जब दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में सदातार लगातार टक्कर हो रही है, तो दोनों बीच की जो औसत वेग होगी, दोनों के बीच जो औसत वेग होगी, उसी औसत वेग को क्या बोलते हैं, धारा का अनुगमन वेग। तो हम कह सकते हैं दो स्वतंत्र सतत इलेक्ट्रॉनों के टक्कर से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों के बीच औसत वेग ही धारा का अनुगमन वेग कहलाता है। इसे BD से डिनोट करते हैं। यहाँ 0 क्यों लाया बाबू, क्योंकि जब ये शुरुआत से गया था, यानी तो उसका विभव कितना था, 0 था। जब दोनों के बीच टक्कर हुई तो उसका औसत विभव B आया। तो औसत निकालने के लिए मैंने 2 से डिवाइड करना पड़ता है, यानी भाग देना पड़ता है। तो क्या होगा, ये तो 0 गया और B/2, और यही आपका धारा का अनुगमन वेग निकल गया। अब इसमें एक कंडीशन, आई होप इतनी बात क्लियर समझ में आई होगी। और नोट्स यहाँ पर सिर्फ समझाया जाता है, नोट्स में आपको डिटेल में वैसे प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो इसके बाद एक श्रांति काल इसमें आती है, यानी जब यहाँ गए, वैसे भी इलेक्ट्रॉन रुकते नहीं हैं, लेकिन ये जहां इस बिंदु से घूमे वहां कुछ समय लगा होगा कि नहीं लगा होगा, उसी समय को क्या बोलते हैं, श्रांति काल बोलते हैं, जिसे टाउ से पहचान करते हैं। ठीक है, तो यदि ये लिखना चाहते हैं लिख ले, तो उसको पढ़ाते हैं। ठीक है, श्रांति काल, यानी इसको लिख सकते हैं श्रांति काल। श्रांति काल का मतलब होता है कि जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में मतलब दो सतत इलेक्ट्रॉन के बीच लगा समय, दो इलेक्ट्रॉन यानी दो इलेक्ट्रॉन
दो सतत इलेक्ट्रॉन के बीच लगा समय ही क्या कहलाता है? श्रांति काल कहलाता है। श्रांति काल कहलाता है। इसे टाउ से या टग से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात क्लियर? तो श्रांति काल क्या होते हैं, धारा का अनुगमन वेग क्या होता है, आई होप आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। यानी कुछ कुछ पोर्शन यहाँ स्कूल में ही याद होना चाहिए, इसमें भी जो आप परिभाषा देख रहे हो उसमें भी याद होना चाहिए। वैसे भी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, उससे आप याद अच्छे तरीके से याद कर लेना, लेकिन आधा चीज तो स्कूल में ही याद होना चाहिए कि जब पढ़ाया जाता है पूरा फोकस इसी पे होना चाहिए, तभी आपके दिमाग में कुछ बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा। तो आई होप, आशा करती हूँ कि जितना आज पढ़ाई हूँ उतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे क्या है वो देखते हैं, आगे क्या हमें पढ़ना है वो देखते हैं। तो आपका वो भी समाप्त हो गया। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा का अनुगमन वेग क्या होता है उसको मैंने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब इसमें पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच में धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या होती है। इसका पहले फार्मूला डिवाइड कर लेते हैं, यानी फार्मूला लिख लेते हैं। I इक्वल्स क्या होता है, NeAVD। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का मान है, A क्या है, विद्युत क्षेत्रफल है, और VD क्या है, आपको पता है, विद्युत क्या, धारा तथा अनुगमन वेग है। इतनी बात क्लियर? तो यही आपको क्या करना, प्रूव करना है, दोनों के संबंध को हमें करना है, लाना है। ठीक है, तो चलो हम समझाने के लिए एक फिगर, वैसे भी फिगर आपको बनाना नहीं है, समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि इसका क्षेत्रफल ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन बह रही है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इस पर क्या है, औसत विभव यानी धारा तथा अनुगमन वेग क्या है, Vd है, और क्या बच्चा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, और क्या बच्चा, क्षेत्रफल भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी सब हो गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि यदि इकाई समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या NeAVD। तो T समय में क्या होगा, T समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, NeAVDT, यही तो होगी। अरे भाई, जब हम इकाई समय के लिए किए थे तो 1 से गुणा, अब हम T के समय के सापेक्ष कर रहे हैं, यानी T समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो T से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो पोर्शन आपका हो गया। अब क्या लिखेंगे कि इकाई समय में उत्पन्न आवेश आपका क्या है, Q। यानी इकाई समय में उत्पन्न आवेश Q है, तो T समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों पर आवेश क्या होगा, Q बराबर NeAVDT, यही होगा। तो इतनी बात क्लियर कि इकाई समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी और T समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी, तो इकाई समय में इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इकाई समय में इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होगा, क्यों, तो T समय पर इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होगा, NeAVD। तो हम जानते हैं क्या कि धारा बराबर क्या होता है। इतनी पोर्शन आपको समझ में आई कि मैंने पहले इकाई समय के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर ली, इतना है, फिर हमने T के लिए ज्ञात करी तो T से गुणा कर दी,
फिर हमें इकाई समय के लिए आवेश ज्ञात करना था, तो Q है, और T समय में इलेक्ट्रॉनों पर आवेश इतना है, Q बराबर NeAVD-T। तो हम जानते हैं कि धारा बराबर क्या होता है, आवेश T। तो इसी आवेश का मान उठाकर इसमें रखेंगे कि नहीं, दिखाई दे रहा, आवेश का मान इसमें रख दो, NeAVD-T, और नीचे भी T है, तो T से कैंसिल कि नहीं, कैंसिल। तो आपका फार्मूला यही तो निकल कर आएगा कि I बराबर इंटू NeVD। ध्यान से गौर फरमाइएगा कि यही फार्मूला निकल कर आया कि नहीं आया। मैंने क्या की, कुछ नहीं, इकाई समय में परिवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली, पता है इतना। फिर T समय में परिवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली, T से गुणा कर दी, बस कुछ नहीं की। फिर उसके बाद इकाई समय में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में पता हो गई। अब हमने क्या की, इकाई समय में इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना है, क्यों है, तो T समय में इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होगा, इतना होगा। फिर हमें Q का मान पता हो गया, और धारा का फार्मूला हम जानते हैं कि धारा बराबर आवेश गुणे आवेश बटे समय। तो आवेश हमें पता, आवेश का मान हम रख दिए, नीचे T है, ऊपर भी T से कैंसिल, Y बराबर NeAVD, यानी यही आपका धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। आपको अच्छे तरीके से आगे यदि लिखना चाहे तो लिख लें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे धारा घनत्व, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ेंगे, धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होती है, इसे J से प्रेजेंट करते हैं, क्या, J से, और J बराबर क्या होता, I/A। इसका परिभाषा देखो, इसी फार्मूले से हम हमेशा बनाते हैं, फार्मूले से या फिगर में ही परिभाषा हम हमेशा बताते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इकाई क्षेत्रफल पर प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इकाई, हमने A को क्या मान लिया, A को इकाई मान लिया, तो इकाई क्षेत्रफल चालक पर इकाई क्षेत्रफल वाले चालक पर प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं, यानी इसको मान लिया हमने इकाई, तो इकाई क्षेत्रफल वाले चालक पर प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे किससे प्रेजेंट करते हैं, इसे J से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात क्लियर। फिर फार्मूला तो हमने लिख दिया। तो धारा घनत्व क्या होती है, ठीक है। अब हम J बराबर इतना होती है। अभी जो हम धारा अनुगमन वेग में संबंध निकाले थे, तो I का मान क्या आया था, I का मान यही तो आया था, NeAVD, और नीचे यही तो आया था धारा का मान निकलकर। इसके पहले वाले लेक्चर में यही बताया गया था, यही मान निकलकर आया था। तो A से कैंसिल, A नीचे, A से कैंसिल, तो J बराबर यानी धारा घनत्व बराबर E यानी VD। इसका फार्मूला धारा घनत्व का यही है। तो आई होप, आशा करती हूँ कि धारा घनत्व क्या होता है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। एक बार और समझा दे रही हूँ कि धारा घनत्व का फार्मूला याद करना, J इक्वल्स अपॉन I अपॉन A। A को हमने मान लिया इकाई, तो क्षेत्रफल कितना हुआ, इकाई, तो इकाई क्षेत्रफल वाले चालक पर, इकाई क्षेत्रफल वाले चालक पर प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं, J बराबर I अपॉन A। और अभी हमने धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकाली थी। I का मान कितना आया था, इतना आया था बाबू, NeAVD। उसके जगह पर हमने इसका मान रख दिया, और A नीचे, A ऊपर, A से कैंसिल, और J बराबर NeVD का फार्मूला निकल कर आ गया। यानी धारा घनत्व का फार्मूला यही होगा, J इक्वल्स N इंटू E इंटू V। ठीक है, तो धारा घनत्व क्या होती है,
ये आपका हो गया। अगले लेक्चर में मिलेंगे, हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ओम का नियम, बहुत ही आसानी से और ट्रिक के साथ मजे से। ठीक है, तो आज ही इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, अपलोड करने में बहुत ही दिक्कत आती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से घर पे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो मैं शिल्पा चौधरी आपसे अब विदा लेना चाहती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, किसके साथ? गुलाम नियम के साथ, ट्रिक से, आसानी से, बहुत ही मज़ेदार से पढ़ेंगे। तो ये बात और कहना चाहती हूँ कि यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि कोई मिस्टेक हो, गलती हो तो उसे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, लेकिन समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं कर रही हूँ। नोट्स भी, वीडियो भी, और क्या, लेक्चर भी, और क्या, नोट्स भी बनाकर दे रही हूँ, समझा भी रही हूँ, वीडियो भी, और क्या चाहिए? वो सब फ्री में मिल रहा है। तो फ्री में मिल रहा तो आसानी से इसे पढ़िए और मस्त रहिए, घर पे अच्छे से पढ़ाई करिए और देश का नाम रोशन करिए। तो अब आपसे विदा लेना चाहती हूँ, तो मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत।